अल्ट्रा टेंथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 7 यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था की कहानी को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है, जो कपड़े हम पहनते हैं या जो खाना हम खाते हैं, ये सब चीजें दुनिया के अलग अलग कोनों से आकर आपस में कैसे जुड़ जाती हैं? तो आज हम इसी की अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलेंगे कि हमारी ये जो आज की ग्लोबल इकोनॉमी है वो आखिर बनी कैसे। देखिए, हजारों साल पहले जब ना तो इंटरनेट था और ना ही स्टीम इंजन, तब भी दुनिया व्यापार से जुड़ी हुई थी। सिंधु घाटी के हलचल भरे बाजारों से लेकर मेसोपोटामिया के प्राचीन शहरों तक लेन देन का एक बहुत बड़ा जाल था जो अलग अलग सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ता था। तो सवाल ये उठता है कि व्यापार का जो पुराना सा नेटवर्क था वो आज के इस विशाल ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे बदल गया। इसका जवाब अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है। मशीनों की, साम्राज्यों की, टकराव की और एक पूरी नई दुनिया के बनने की, जिसकी शुरुआत हुई थी 19वीं सदी में। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, सीधे 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस नई औद्योगिक दुनिया को, जिसकी एक झलक यहां दिख रही है, 3 बहुत ही अहम प्रवाहों यानी फ्लोज ने एक नई शक्ल दी, और इन प्रवाहों ने महाद्वीपों को ऐसे जोड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये प्रवाह क्या थे? पहला, सामान का प्रवाह यानी ट्रेड। दूसरा, लोगों का प्रवाह यानी लेबर। और तीसरा, पैसे का प्रवाह यानी कैपिटल। इन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहें तो अक्सर एक बेहद क्रूअल ग्लोबल सिस्टम को जन्म दिया, जिसके सेंटर में यूरोप था। और इस पूरे सिस्टम को जो ताकत चला रही थी वो थी साम्राज्यवाद। ये एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। क्यों? ताकि उनके इस संसाधनों और बाजारों का पूरा फायदा उठाया जा सके। इसी साम्राज्यवादी सिस्टम का एक सबसे काला अध्याय था श्रम का प्रवाह यानी लोगों की आवाजाही। और इसका सबसे क्रूर चेहरा हमें गिरमिटिया या अनुबंधित मजदूरों के रूप में देखने को मिलता है। ये भारत जैसे जगहों के गरीब मजदूर थे जिन्हें झूठे वादे करके फुसलाकर दूसरे देशों में ले जाया जाता था। उन्हें कैरेबियन, फिजी और मॉरिशस के बागानों में काम पर लगाया गया, जहां उनके हालात सच कहूं तो जानवरों से भी बदतर थे। अब ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि इस सिस्टम ने लोकल इंडस्ट्रीज पर क्या असर डाला। जरा इस चार्ट को देखिए। साल 1800 में दुनिया के टोटल कपड़ा एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 30% था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिए और अपनी मिल्स में बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजार में भर दिया। नतीजा, 1870 तक भारत का हिस्सा 30% से गिरकर सिर्फ 3% रह गया था। सोचिए कितना बड़ा झटका था ये। लेकिन देखिए, वैश्वीकरण की ये जो पहली लहर थी, ये एक बहुत ही नाजुक बुनियाद पर खड़ी थी, और जल्द ही 20वीं सदी के शुरुआत में होने वाले टकरावों से ये पूरी तरह बिखरने वाली थी। पहले विश्व युद्ध ने तो अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ ही दी थी। वो एक आर्थिक महाविनाश साबित हुआ। लेकिन दुनिया पर इससे भी बड़ा संकट मंडरा रहा था, महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में यह महामंदी शुरू हुई और इसने पूरी दुनिया को एक ऐसी आर्थिक खाई में धकेल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये जो तस्वीर है, इसमें उस संकट का मानवीय प्रभाव साफ महसूस किया जा सकता है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? असल में कई चीजें एक साथ हुई जिसने एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया। खेतों में जरूरत से ज्यादा पैदावार हो रही थी, अमेरिका ने दुनिया को कर्ज देना बंद कर दिया, और फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। बस एक के बाद एक बैंक और बिजनेस ढहते चले गए। इस तबाही का पैमाना सोच से भी परे था। अकेले अमेरिका में 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए और 1,10,000 कंपनियां दिवालिया हो गईं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए अब समय में थोड़ा और आगे चलते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में, और देखते हैं कि कैसे इस तबाही की राख से एक नई ग्लोबल इकोनॉमिक व्यवस्था को बड़ी मेहनत से फिर से खड़ा किया गया। दुनिया के बड़े नेताओं को ये बात समझ आ गई थी कि अगर दोबारा ऐसी महामंदी नहीं चाहिए तो कुछ बड़ा करना होगा। तो 1944 में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर सब इकट्ठा हुए, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस को संभालने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी नई संस्थाओं की नींव रखी गई। लेकिन एक पेंच था। युद्ध के बाद की दुनिया एक नहीं थी, वो 2 दुश्मन खेमों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका का पूंजीवादी गुट और दूसरी तरफ सोवियत संघ का साम्यवादी गुट।
इस बंटवारे ने एक गहरी वैचारिक और आर्थिक खाई पैदा कर दी, जो दशकों तक दुनिया की हकीकत बनी रही। और फिर आया साल 1991। सोवियत संघ का पतन हो गया और इसने शीत युद्ध को खत्म कर दिया। और इसी के साथ आधुनिक वैश्वीकरण के उस युग का दरवाजा खुला जिसे हम आज जानते हैं। इस नए दौर के जो सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं वो हैं बहुराष्ट्रीय निगम यानी MNCs। ये वो विशाल कंपनियां हैं जो दुनिया भर में काम करती हैं और प्रोडक्शन और मार्केट को इस तरह से जोड़ती हैं जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ये तस्वीर है, एक कॉल सेंटर की। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने नौकरियों और सेवाओं को सरहदों के पार पहुंचा दिया है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डाल रही हैं। तो आज की इस आधुनिक व्यवस्था की पहचान क्या है? कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अमेरिकी डॉलर का दबदबा, इन ग्लोबल कंपनियों की जबरदस्त ताकत और चीन और भारत जैसी नई आर्थिक शक्तियों का उदय। और ये कहानी हमें आज के दौर में ले आती है, एक ऐसी दुनिया जो पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। लेकिन क्या ये ज्यादा निष्पक्ष, ज्यादा फेयर भी है? और यहाँ से वैश्वीकरण की कहानी किस मोड़ पे जाएगी? ये वो बड़े सवाल हैं जिनसे आज हम सब जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मददगार लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल था।